गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी यूपीएसआई के लिए मैथ्स की सीरीज। हम डिस्कस कर रहे थे यूपीएसआई के अंदर पूछे गए प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस थे सारे के सारे सेट वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हमने कुल मिलाकर के 4 सेट डिस्कस कर लिए हैं और आज हमारी इनकी सीरीज का 5वां हिस्सा डिस्कस करेंगे। इन सब की पीडीएफ के लिए आप वासु स्टडी आई क्यू नाम से टेलीग्राम का चैनल है, उसे ज्वाइन कर लें। साथ ही अगर आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप वासु स्टडी आई क्यू नाम से एक डाउट ग्रुप क्रिएट कर रखा है टेलीग्राम पर, उसे आप ज्वाइन कर लें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। सबसे पहला सवाल आपके सामने इस सीरीज का देखना जरा। 30 सेकंड का आपके पास यहाँ पर टाइम है। चलिए भाई देखते हैं क्या कहा इस क्वेश्चन के अंदर। एक टोकरी में 5 सेब, 6 संतरे और 4 नींबू हैं। अगर टोकरी से 3 फलों को बेतरतीब ढंग से रेंडमली उठाया जाता है तो क्या प्रायिकता है कि उनमें 2 संतरे होंगे और 1 आपका नींबू होगा। देखो, प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है उसका एक सिंपल सा कंक्लूजन निकल के आता है कि प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू में लिखा जाएगा फेवरेबल केसेज अपॉन में टोटल केसेज, अनुकूल दशाएं बटा में कुल दशाएं। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो ये वाला होता है, इसे फाइंड करना। ये जो पार्ट है टोटल केसेज, इसे आप वेरी इजी के अंदर कंसीडर करते हैं। रीजन सिंपल सा है, जैसे स्टार्टिंग के अंदर बता दिया टोकरी में क्या क्या है, फिर इसने क्या कहा कि 3 फलों को रेंडमली उठाया जाता है। 3 फलों को रेंडमली उठाया जाता है तो टोटल केसेज आप सीधे सीधे क्या लिखेंगे भाई, सारे के सारे फ्रूट 6 4 10 और 5 15। तो आप लिखेंगे टोटल केसेज कि 15 में से उसने क्या किया है, 3 फलों को उठाया है। 15 में से 3 फ्रूट सेलेक्ट करने के तरीके आपके क्या हो गए, 15C3। इसके बाद आपका अगला जो पार्ट निकल के आता है वो ये वाला होता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये असल में देखा जाए तो आपके सवाल की कंडीशन होती है। जैसे ही आप आगे जाते हैं तो आपने क्या देखा कि उनमें 2 संतरे होने चाहिए और 1 नींबू। 2 आपके पास ऑरेंज है और 1 आपके पास लेमन है। ऑरेंज कितने हैं भाई, 6। 6 में से आपको क्या करना है, 2 को सेलेक्ट करना है। एंड फिर आपके पास क्या है, 4 नींबू है, 4 में से 1 को सेलेक्ट करना है, 4C1। ये तरीके हो गए। इसके बाद एक काम होता है अपना कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन क्या कहती है भाई, 6 गुणा 5 बटा में 2। यहाँ से सीधे सीधे अगर आप इस सीरीज को स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो शुरुआत में मैंने डिटेल में भी कई सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। 6C2 के तरीके 6 गुणा 5 2 बार चलाओ, नीचे अगर 2 है तो ऐसे ही 4C1 की वैल्यू 4 आ जाएगी। 15C3 को क्या लिखोगे, 3 बार चलाना है, ऊपर से नीचे 15 14 13। अपोन में क्या होगा भाई, फैक्टोरियल 3 ऊपर चला जाएगा। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, यहाँ से 6। सोल्व कर दें, 15 से 15 कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट करोगे 2 बार, ये 7 बार। 6 गुणा में 2 आपके पास आ गया 12, 13 गुणा 7 आपका 91। तो फाइनली जो रिजल्ट है वो क्या निकल के आ गया, 12 अपोन में 91 लिखा जा सकता है। ये छोटे मोटे अगर आप सुधार कर लेते हैं तो फिर एग्जाम में जो करने लायक बात है थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करना। ये तो पता ही है कि सवाल इस वे के अंदर सोल्व किया जाएगा, तो एग्जाम में आप सीधे लिखते कि 4 संतरे और 1 नींबू है। 4 संतरे 2 संतरे सेलेक्ट करने हैं, 1 नींबू सेलेक्ट करना है। 6 संतरों में से 2 को सेलेक्ट करने के तरीके 6 गुणा 5 30 बटा में 2 कितना आ जाएगा, 15। 4 नींबू सेलेक्ट करने हैं तो यहाँ पर 4C1 मतलब 4। फिर आप सीधे सीधे क्या लिखते, 15 में से 3 सेलेक्ट करने के तरीके 15 14 13, डिवीजन में फैक्टोरियल 3, इसकी वैल्यू 6, ये कट गया। 2 से काट दोगे तो यहाँ से फाइनली रिजल्ट आपका आ जाएगा 12, 13 7 91। एग्जाम में इस सवाल को बस इतने ही
स्पेस के अंदर करना था आपको। देखना अगला सवाल, लैंग्वेज को ध्यान से रीड करना। अगेन आपके पास 30 सेकंड का टाइम है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डील करने के लिए। चलिए भाई देखते हैं। देखो इसने क्या कहा आपसे कि नीचे दिए गए एक इक्वेशन आपको दे रखी है, सॉरी दो इक्वेशन आपको दे रखी हैं। नीचे दिए गए द्विघात समीकरणों को हल करें और m और n के बीच का संबंध ज्ञात करें। अगर आपने रेलवे वाली 90 डेज की सीरीज देखी है, जिसके लिए मैंने कहा था कि थ्योरी के लिए आप उस पार्ट की हेल्प कर लें, तो अलजेब्रा में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको डील करने का एक सटीक तरीका मैंने एक्सप्लेन किया था। एक बार के लिए उस बात को फिर से समझना। जैसे आपके पास ये वाला पार्ट है, आप m स्क्वायर माइनस क्या करोगे, दो टुकड़े करोगे कि मल्टीप्लाई तो 21 आ जाए, और ऐड करने पर आपके पास कितना बना रहे, माइनस का 10। तो दोनों ही टुकड़े आपको नेगेटिव करने होंगे कि मल्टीप्लाई होने पर रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए और ऐड करने पर रिजल्ट आपका नेगेटिव मेंटेन रहे। दो पार्ट क्या होंगे, -7 और -3, m प्लस का 21 बराबर में 0 आ गया। फिर क्या किया जाता था, m कॉमन लेते थे, m-7। ये तरीका एग्जाम वाला तरीका नहीं है, ये आपका 0। फिर क्या लिखते थे, m-7 दोनों में से कॉमन आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर m- आपका 3 निकल के आ गया, इक्वल्स टू में आपके पास क्या हो गया, 0। अब देखना जरा, या तो ये वाला पार्ट 0 होगा, तो m-7 को 0 करोगे तो m की वैल्यू 7 आ गई, और यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ये यहाँ से कंक्लूजन निकला, लेकिन ये तरीका हमें फॉलो नहीं करना है। आपको इससे भी एक बेहतरीन तरीका सिखाया था कि क्या करो, -10 के दो टुकड़े कर दो, और उसे नाम क्या दिया था हमने, फैक्टर्स नाम दिया था। -10 के आप क्या करो, दो टुकड़े कर लो, और फिर देखना यहाँ पर क्या हो जाएंगे, -7 और -3। ये तो कुछ ज़्यादा ही पतला हो गया, -7 -3। और जब आप यहाँ से रूट निकालते थे तो क्या करते थे कि इनका साइन चेंज करते थे। यही तो सिखाया था आपको। आपको एग्जाम में ये तरीका प्रीफर करना है, और इसको भी क्या करना है, सुधार करके प्रीफर करना है। फैक्टर करो एज इट इज जो होंगे, और उनका साइन चेंज कर दोगे तो क्या आ जाएगा, रूट निकल के आ जाएगा। चलो अब इस सवाल को हम डील करते हैं कि भाई इस सवाल को एग्जाम में हम लोग किस वे में डील कर ले जाते हैं। देखना जरा, आपने इसको देखा कि ये कितना आपका -10, दो टुकड़े करोगे तो m की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी। दो टुकड़े करोगे इसके -7 और -3, फैक्टर क्या हो गए, -7 और -3। रूट क्या हो जाएंगे, साइन चेंज कर दोगे तो 7 और 3 निकल के आ गया। n की ऐसे ही वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर देखो 56 इंटू में 1, दो पार्ट्स में इसे डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 56 आ जाए और एडिशन करने पर -15 आ जाए। रिजल्ट पॉजिटिव लाना है, इसका मतलब दोनों के दोनों फैक्टर नेगेटिव करने ही पड़ेंगे। दो नेगेटिव पार्ट हैं, इसका मतलब एक -8 होगा, एक 7 होगा। रूट जब निकालेंगे तो साइन चेंज कर दो, तो कितना आ जाएगा, 7 और 8 लिखा जा सकता है। ये आपको करना था एग्जाम के अंदर। असल में इनको डील करने का जो सबसे बेहतर मेथड है वो यही है। रिलेशन दिख रहा है, एक जगह आपको दिख रहा है m और n दोनों बराबर है, और इन दोनों वैल्यू से या तो ये इक्वल हो गई या ये वाली वैल्यू बड़ी है आपकी, तो आप कह सकते हो n की वैल्यू जो है या तो m के इक्वल है या m के बराबर है। तो ऐसा हमें ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ये वाला लिखा जा सकता है। इस बात को सीखना है। अगर अभी भी बात नहीं समझ में आई तो रेलवे की सीरीज चलाई थी हमने 90 डेज की, उस सीरीज की पीडीएफ पड़ी हुई है जो मैंने आपको टेलीग्राम का चैनल बताया उस पर। दोनों ही टाइप की पीडीएफ है। एक वो पीडीएफ है जिसमें हर क्लास के लिंक है, एक वो पीडीएफ है जिसे आप प्रिंट करवा सकते हैं। लगभग हमने यहाँ पर 1750 से भी ज़्यादा सवालों को डिस्कस किया था। उसे अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर लें। प्रिंट निकलवाना है तो प्रिंट वाली एक पीडीएफ है, उससे भी डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लें।
ये थ्योरी का जो सेक्शन आपका चल रहा है बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको कंप्लीट करवाया गया है। अगर आप ये कर लेंगे तो सोच के देखो, एक बच्चा जो धीरे धीरे जो स्कूल वाला मेथड है उससे सवाल को कर रहा है, कितना एक्सट्रीम टाइम लगेगा उसे, और आपने उसे तुरंत का तुरंत निपटा डाला। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखना जरा इसने क्या कहा। 25 सेकंड का टाइम है, आसान सवाल है, कुछ खास है नहीं। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन अमूमन आपको आसान ही मिलते हैं। चलिए भाई देखना जरा क्या कहा इसने। अगर m एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, n उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है और p उसी काम को 45 दिन में कर सकता है, तो उसी काम को m, n और p मिलकर के कितने दिनों में पूरा करेंगे। पहले तो बात को अंडरस्टैंड करो कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करें। तो आपके पास एक आदमी है m जो काम को 10 दिन में करता है, एक आपके पास n है जो कि इसी काम को 30 दिन में करता है, एक आदमी आपके पास p है जो इसे 45 डेज में करता है। जब भी कभी आप टाइम का एलसीएम लेते हैं, तो आपका क्या निकल के आता है, टोटल वर्क। 10 और 30 का एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। 30 की टेबल बोलते जाओ, 30, 60, 90, 90 के अंदर तो 45 का भी डिवीजन लग रहा है, इसका मतलब इन सभी का एलसीएम कितना निकल के आ गया, 90। अब बात को देखना जरा, ये काम कुछ ऐसे एज्यूम करो कि 90 लड्डू खाने हैं। ए क्या खाता है इनको 10 दिन, सॉरी एम आपका इनको खाता है 10 दिन में। एक दिन में कितने खाएगा, 9 लड्डू। डिवीजन कर दिया ना 90 में 10 का। ऐसे ही यहाँ पर बी हर रोज कितने खाएगा, 3। सी हर रोज कितने खाएगा, 2 लड्डू। लिखा जा सकता है। तीनों मिलकर के टाइम बाई किससे, एम ने, एन ने और आपका जो पी है, तीनों ने कितना समय लिया। अगर एक साथ लड्डू खाए होते, लड्डू कितने हमारे पास 90 है। ए हर रोज कितने खाएगा, 9 खाएगा। बी कितने खाएगा, 3 खाएगा। और ये जो आपका सी या पी है ये 2 खा लेगा। डिवीजन कर दो यहाँ से, कितना आ गया, 9, 3, 12, 13, 14। 14 गुणा 7 84, सॉरी 14 गुणा 6 आपका 84। कितना बचा आपके पास, 6। 6/14 तो कितना आ जाएगा, 3/7। लिखा जा सकता है। ये इसका निकल के आ गया कंक्लूजन। अब बात करते हैं, देखो ये सवाल है, इसको लगभग हर बच्चा ऐसे ही करेगा। मैंने आपको बार बार एक ही बात सिखाई है कि आसान और जो मॉडरेट लेवल के, इजी और जो मॉडरेट सवाल होते हैं, वहाँ से आपको जो भीड़ है उससे टाइम में लीड लेनी पड़ेगी। उससे फ़ायदा क्या होगा, मान लो कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जैसे हर एग्ज़ाम में आते ही हैं, उसके लिए टाइम की नीड होती है। वो टाइम एक्स्ट्रा कहाँ से बचा करके लाएंगे, इन्हीं सवालों से हम लोग बचा करके लाएंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको कभी भी आपको इतना डिटेल में नहीं करना होता है। कैसे करें फिर, देखो आपको सिखाया है सीधे सीधे, टाइम का एलसीएम ले लिया, 10, 30 और 45, 90। 90 लड्डू खाने हैं तीनों को मिलकर के। एम की इफिशियंसी कितनी आएगी, 10 दिन में 90 लड्डू खा लेता है, तो हर रोज जब ये 7 काम करेंगे तो डेली 9 लड्डू खाएगा। एन इसी काम को 30 दिन में कर सकता है, 90 लड्डू 30 दिन में खाता है, इसका मतलब हर रोज कितने खाएगा, 3। पी जो है आपका 45 डेज में काम को कंप्लीट कर देता है। काम क्या था, 90 लड्डू खाने, हर रोज कितने खाएगा, 90/45, तो ये कितना आ जाएगा, 2। हर रोज 2 खाएगा। तीनों मिलकर के यहाँ पर काम कर रहे हैं, 9, 3, 12, 13, 14। 14 की टेबल बोलोगे, 14, 5, 70, 14, 6, 84 आ गया। 6 बचा, नीचे 14 है, 2 बार कट गया, 3/7। ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, रिजल्ट। लिखा जा सकता है। तो ऐसा करने का फ़ायदा आपको ये मिला कि आपने सवाल में जो अनवांटेड आप 20 से 25 सेकेंड इधर उधर किल कर रहे थे वो आपने कंप्लीट बचा लिए। और जैसे ही पेपर का लेवल बढ़ेगा तो वहाँ जायज़ सी बात है डिफ़िकल्ट सवाल होंगे। हर डिफ़िकल्ट सवाल की ये डिमांड होती है कि या तो वो कॉन्सेप्चुअल होगा या फिर वो आपका कैलकुलेटिव नेचर का होगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि टाइम बचाना होता है
ऐसे सवालों के अंदर। चलिए भाई, अगेन आपके सामने एक सवाल है, 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, अटेम्प्ट करके देखो कि क्या रिजल्ट आया। चलिए भाई, टाइम कंप्लीट हो गया। देखना क्या कहा, एक संख्या के 70%, एक संख्या के 70% और दूसरी संख्या के 30% का योग 360 है। यदि इन दो संख्याओं के योग का 20% 160 है तो दूसरी संख्या का 2/5 हिस्सा क्या है। लैंग्वेज को इसने थोड़ा सा घुमा रखा है इधर उधर, बाकी मामला आसान है। देखो, पहला नंबर ले लो आप x, इस नंबर का 70% क्या होगा 7/10, और इसको ऐड किया है दूसरा नंबर क्या लेकर के y का कितना कह रहा है 30%, मतलब 3/10। दोनों का सम मिला करके कितना हो गया 360। ठीक है, अगर मैं 10 का इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा 3600, लिखा जा सकता है। 10 हट गया। यदि इन दोनों संख्याओं के योग का 20%, दोनों संख्याएं मतलब एक आपने x मानी है, एक आपने y मानी है, दोनों का सम कर दिया और इसका 20% आपने लिखा। 20% 1/5 होता है, रिप्रेजेंट किसको करता है 160 को। मैं क्या कर लेता हूँ 5 का उधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16 गुणा 5 80, तो यहाँ से कितना बन गया आपके पास ये 800, लिखा जा सकता है। आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या का 2/5 क्या होगा। दूसरी संख्या आपके पास क्या है y, तो आप ऐसा करो, इसमें 7x बना है, इसमें सिर्फ x बना है, इस पूरे के पूरे पार्ट को क्या कर दो 7 से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया, ये 7x बनेगा, ये 7y बनेगा, वो 8 गुणा 7 56 बनेगा, 5600। इस सेकेंड इक्वेशन में से इस फर्स्ट को हटा दोगे तो क्या होगा 7x से 7x कैंसिल आउट, 7y में से 3y चला गया तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर 4y। 5600 में से 3600 चला गया तो ये कितना बचा आपके पास 2000। इसे आप सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 500। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि दूसरी संख्या का 2/5, 2/5 साफ साफ दिख रहा है वैसे तो, 5 से 5 आपका कैंसिल आउट, 2 2 0 लग गए, तो यहाँ से रिजल्ट कितना आ जाएगा 200, लिखा जा सकता है। कुछ मुश्किल नहीं था, इजी था, डेटा भी आसान था, जो लैंग्वेज ये दे रहा था वो वाली भी लैंग्वेज आसान थी। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखना, अगेन आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, अटेम्प्ट करो। चलो भाई, देखना क्या कहा, P और Q एक साथ 9 दिनों में, Q और R एक साथ 12 दिन में और P और R एक साथ 18 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। यदि P, Q, R एक साथ काम करते हैं तो उसी काम को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। देखो, पहले तो वो मेथड देख लेते हैं जो बात इसने कही है एज इट इज। P और Q दोनों मिलकर के काम करते हैं 9 दिनों में। फिर इसने कहा Q और जो R हैं वो दोनों मिलकर के काम को करते हैं 12 दिनों में। फिर इसने कहा कि P और जो R हैं वो दोनों मिलकर के काम को करते हैं 18 दिनों में। 9, 12 और 18 का एलसीएम कितना आ गया 36, लिखा जा सकता है। अब देखना P और Q की इफिशियंसी कितनी होगी, 36 में 9 का डिवीजन करोगे तो 4 आ जाएगी। यहाँ पर देखना Q और R की इफिशियंसी 36 में 12 का डिवीज़न करोगे 3 आ जाएगी, 36 में 18 का डिवीज़न करोगे 2 आ जाएगी। अब बात को अंडरस्टैंड करना, अगर मैं इधर इनको ऐड करूँगा, इधर ऐड करूँ तो 2 बार P आ गया, 2 बार Q, 2 बार R,
मुझे फाइनली किसकी नीड है, इफिशियंसी या दक्षता की, पी क्यू और आर की कंबाइंड इफिशियंसी कितनी है। आपने इसे ऐड किया तो आपके पास 2 बार तो P दिख रहा है, 2 बार आपके पास Q दिख रहा है और 2 बार आपको R दिख रहा है। राइट साइड में कितना आ गया, 4 3 7 2 9। इस 2 का डिवीजन कर दो तो इस तरफ चला जाएगा। अब देखना, आपसे पूछा गया है कि टाइम बाय तीनों के तीनों लोगों को शामिल कर लें तो कितना टाइम लगेगा। तो देखना 36 लड्डू खाने थे, तीनों हर रोज मिलकर के 9/2 खाएंगे तो आप लिखोगे 36/9/2। ये इससे कैंसिल आउट हो गया 4 बार और फाइनली आपका जो रिजल्ट है 2 ऊपर जाकर के कितना निकल के आ गया, 8 आ गया। ये तो वो तरीका हो गया कि ये एक सवाल हमारे समझ तो आए। अब एग्जाम के अंदर आपको यहाँ कुछ सुधार करने होते हैं, उन सुधारों को थोड़ा अंडरस्टैंड करना, ध्यान से बात को समझना। देखो पी क्यू क्यू आर और पी आर ये आपको दे रखे हैं, 9 12 और 18 का एलसीएम कितना आ गया, 36 लिखा जा सकता है। ये काम किससे करवाना हमें, पी से, क्यू से और आर से। अगर मैं पी और क्यू की इफिशियंसी निकालूं तो कितनी आ जाएगी, 36 में 9 का डिवीजन किया 4। फिर देखना क्यू और आर की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 36 में 12 का डिवीजन किया 3। फिर देखना P और R की इफिशियंसी 36 में 18 का डिवीजन किया 2। अब आप कहोगे कि सर नीचे आना क्या चाहिए था, P, Q और R, इन तीनों की इफिशियंसी आ क्या रहा है, P प्लस Q, Q प्लस R, R प्लस P, यही आ रहा है। तो 2 बार P 2 बार Q 2 बार R, इसमें 2 का डिवीजन करोगे, जैसे आप 2 का डिवीजन करोगे 2 आपका ऊपर चला जाएगा। चलो 4 3 7 2 9 से कैंसिल आउट करोगे, ये 4 आ जाएगा और फाइनली जो आपका रिजल्ट है सीधे सीधे क्या लिख लोगे आप, 8। तो ये चीज़ें भी आपको सीखनी है। आसान सिर्फ सवाल सोल्व करना चैलेंज नहीं है, बात को हमेशा ध्यान रखिए। एक बात बताओ, ये सवाल मान लो प्रीवियस ईयर का ही ये सवाल है, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ऐसा क्या है कि जिस बच्चे ने एक बार टाइम एंड वर्क को पढ़ लिया वो नहीं कर पाएगा, कुछ भी तो नहीं है ऐसा। ये बात हमेशा आपको माइंड में ध्यान रखनी पड़ेगी कि जैसे ही इजी और मॉडरेट सवाल देखते हो तो तुरंत क्वेश्चन मार्क डालना कि भाई ऐसा इस सवाल के अंदर क्या है कि जो और स्टूडेंट नहीं कर सकता और मैं कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक नई बात इसके अंदर ये है कि यहाँ आप टाइम बचा सकते हो अगर ऐसे सोचना स्टार्ट कर दो तो। बाकी वो जो चित्रकारी है वो करके इसलिए बतानी पड़ती है, भाई कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बेसिक बहुत बेहतर नहीं होता, तो साथ तो उनको भी लेकर के चलना पड़ेगा, लेकिन आप अपने आप में सुधार करें इन चीज़ों को लेकर के। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखना जरा इसने क्या कहा। लैंग्वेज को ध्यान से आप रीड करें। अगेन आपके पास 30 सेकंड का यहाँ पर टाइम है, इसको डील करें। और आजकल आपको टाइमर इसीलिए दिया गया है कि इस टाइप की कोई शिकायत ना हो कि सर क्लास के बाद क्लास को रिवाइज करने में और टाइम लगता है। बिल्कुल टाइम नहीं लगता, 1 घंटे ही क्लास है, सारा काम 1 घंटे में ही कंप्लीट हो जाता है। चलिए भाई टाइम कंप्लीट हो गया है। देखो क्या कहा इसने, 99 इंटू 98 प्लस 85 डिवाइड बाई 17 इंटू में 13 माइनस 12 का स्क्वायर। एक तो इसमें छोटी सी चीज़ हमें नीड होगी बोर्ड मास की। एक पॉइंट के ऊपर ये काम आ रहा है, बोर्ड मास ना होकर असल में वी बोर्ड मास है, आपको ये पढ़ाया जा चुका है। कहाँ काम आ रहा है तो देखना जरा, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, अगर बोर्ड मास का आइडिया नहीं है तो एक स्टूडेंट ये गलती कर सकता है कि 17 को 13 से मल्टीप्लाई कर दे, जबकि बोर्ड मास का सीक्वेंस ये कहता है कि डिवीजन जो आपका वो पहले सोल्व होगा और उसके बाद आपका मल्टीप्लाई सोल्व होगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या था असल में देखा जाए तो आपको यहाँ पर पहले ये डिवीजन करना है। कितनी बार डिवीजन हुआ, 17, 5 बार हो गया, 13 गुणा 5 65। तो इस पूरे की जगह क्या निकल के आना था, 65। चलो आगे चलते हैं। 12 का स्क्वायर करना कोई चैलेंजिंग टास्क है नहीं, इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में समझो कि अगर ऐसा आ गया, अगर आप इसे 99 इंटू में 98 करेंगे तो यहाँ पर आपको टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा।
एग्जामिनर का उद्देश्य क्या इस सवाल को लेकर, उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि बच्चा इसको अटेम्प्ट करे, इसको गुणा करे उस तरीके से तो उसका टाइम किल हो। लेकिन आप ऐसे ना प्रीफर करके, ये बात आपको प्रीफर नहीं करनी है। आप क्या प्रीफर करें, आप ऐसे समझें कि 99 जो है ये आपका कितना है 100 माइनस का 1, और इसे मल्टीप्लाई किससे करना है 98 से। अगर आपने इस बात को बस अपने माइंड में इतना सोच लिया कि ये 99 ना होकर ये क्या है 100 माइनस 1 है, और इसे मल्टीप्लाई करना है किससे 98 से, तो एग्जाम में आपकी शुरुआत यहाँ से हो जाती। क्या करते आप 98 100 से करोगे तो 9800 आ गया, माइनस का 98 आ गया, फिर प्लस का 65 आ गया, और माइनस का 144 आ गया। जो पॉजिटिव है उनको एक बार जोड़ दो यहाँ से, 9 8 65 ऐड कर देंगे 6 5 माइनस 4 और 8 आपके पास 12, 9 4 13 और एक आपके पास 14, एक और एक 2। सोल्व करोगे तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 6 आ गया, 9 आ गया। एग्जाम में बस इतना सा करना था 9623। एग्जाम में इस पर्टिकुलर सवाल को इतना ही करना था। काम की बात, बोर्ड मास चैप्टर अभी नहीं देखा है तो सर्च कर लें बोर्ड मास बाई वासु सर, आपको वो मिल जाएगा, वहाँ से अपनी थ्योरी कंप्लीट करें। असल में खेल क्या है, बोर्ड मास के अंदर खेल इसी पार्ट का है, एक आपका ऑफ होता है, एक आपका डिवीजन होता है, बस यही बोर्ड मास है। 5 से 6 सवाल आपने देख लिए कि इसी टाइप के पूछे जाते हैं, और आपको ये सुधार करना है। सुधार कर लिया उसके बाद कुछ खास बचता नहीं है बोर्ड मास के अंदर। अब यहाँ जिस बच्चे को नहीं पता है तो वो कोई भी आलतू फालतू काम कर दे, मान लो उसने एक बार मल्टीप्लाई कर भी दिया ना यहाँ पर, अब उससे डिवीजन नहीं हो पाएगा तो ये काम बड़ा ही चैलेंजिंग हो जाएगा, या डिवीजन होगा कटिंग वगैरह करेगा तो उसमें टाइम उसका एक्सट्रीम किल हो जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, देखना जरा। डिसऑनेस्ट सेलर का सवाल है, थोड़ा डिटेल में समझेंगे। एक बार आप अटेम्प्ट कर दो, 30 सेकेंड का आपके पास यहाँ पर टाइम है। चलो भाई बात को थोड़ा ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो इसने क्या कहा, एक दुकानदार चावल की कीमत को लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित करता है और ग्राहक को 15% की छूट देता है। इसके अलावा बिक्री के समय वह 1 किलोग्राम के बजाय 850 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। इस लेन देन में उसका समग्र लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इसे मैं थोड़ा सा इधर भेज रहा हूँ, जो आपकी हिंदी वाली लैंग्वेज है उसे रख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। देखो भाई ध्यान से समझना, बात को अंडरस्टैंड करना। ऐसे जो सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं इनका समाधान आसान है, इसी सवाल में पूरी कहानी समझ आ जाएगी। एक तो जब भी वो 1 किलो की बात करे तो उसे आप अंडरस्टैंड करें 1000 ग्राम, ठीक है। और इसकी आपको अज्यूम करनी है क्या सीपी। सीपी क्या मान ले 1 रुपए में 1 ग्राम, 1 रुपए में 1 ग्राम। सारा खेल इसी पर टिका हुआ है, तो इसके ऊपर आपको क्या करना है फोकस। इसने क्या, आपने क्या माना कि जो सामान खरीदा जाएगा उसका क्रय मूल्य है या कॉस्ट प्राइस है 1 रुपए में 1 ग्राम सामान आता है। अब देखो दुकानदार के लिए हम लोग बात करते हैं, वह 1 किलोग्राम के बजाय 850 ग्राम। मैं ये मान लेता हूं कि दुकान के ऊपर जब आप जाते हैं क्या लेने के लिए, 1000 ग्राम या 1 केजी सामान लेने के लिए, दुकानदार क्या गड़बड़ करता है। एक तो देखो चावल की कीमत को लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित करता है, तो इसका मतलब 1000 ग्राम जो सामान उसने 1000 रुपए में लिया है, खरीदा है, उस पर 20% बढ़ा देगा तो 20% 1000 का कितना हो जाएगा 1200 रुपए।
तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपके पास जो 1 केजी का चावल का पैकेट है, 1 केजी चावल का जो पैकेट है उसके ऊपर उसने मार्क प्राइस कितनी कर दी है, 1200 रुपये। ठीक है, उसके बाद वो क्या है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करता है, 15% का डिस्काउंट देता है। ये तो मार्क प्राइस हो गई। 15% का डिस्काउंट देगा, 15% निकालोगे तो 15 12 180, 180 रुपये का डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, 1020 रुपये। ये क्या है, एसपी। अब दुकानदार क्या करेगा, आप दुकान में गए हो, 1 केजी आपको चावल की नीड है, दुकानदार 1 किलो सामान खरीद के कितने में लाता है, 1000 रुपये के अंदर। उसके ऊपर लिख कितने देगा, 1200 रुपये। फिर उसने एक ऑफर चला दिया कि ये प्राइस आपको ना दे करके आपको कितनी पे करनी है, 1020 रुपये। ये आपको पे करना है। आप दुकान में जाते हैं, 1 किलो का एक पैकेट पड़ा देखते हैं, 1200 रुपये उसकी प्राइस थी, आज उसने डिस्काउंट दिया है, आपने उसके ऊपर कीमत लिखी हुई देखी 1020 रुपये, आपने वो उठाया, अपने बैग में डाला, दुकानदार को 1020 रुपये दे दिए। ठीक है, अब देखो दुकानदार ने आपके साथ एक फ्रॉड कर दिया है। फ्रॉड क्या है, इस पैकेट में 1 किलो नहीं है सामान, इस पैकेट में तो कितना है, 850 ग्राम। तो असल में देखा जाए तो दुकानदार ने आपको 850 ग्राम सामान 1020 रुपये में दिया है। क्लियर है बात। दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ ये कंसीडर करना है तो सिंपल सा दिमाग लगाओ कि दुकानदार ने ये तो आपको दिखाया है, दुकानदार ने असल में आपको 850 ग्राम सामान कितने रुपए में बेच डाला, 1020 में। अब एक बात बताओ, यही सामान दुकानदार ने खरीदा कितने में था, क्योंकि जिस सामान को खरीदा और बेच दिया जाता है दोनों काम हो जाते हैं, उसी पर हम लोग प्रॉफिट या लॉस परसेंट फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब दुकानदार ने इस सामान को खरीदा कितने में, तो शुरुआत में हम ये बात मान चुके हैं कि 1 रुपये में 1 ग्राम सामान आता है। हालांकि दुकानदार ने आपको तो यही कहा होगा कि देखो भाई मैं 1000 में सामान लाया था, मैंने पैकेट पर 1200 रुपये लिख दिए, अब मैं डिस्काउंट भी दे रहा हूँ, हमारा डिस्काउंट चल रहा है तो ये मैं आपको 1020 में ही बेच रहा हूँ, 20 रुपये तो कमाऊंगा ना, दुकान खोल के बैठा हूँ। लेकिन असल में फ्रॉड क्या कर रहा है, वो 850 ग्राम ही आपको बिल हो सकता है वो दिखा दे कि 1 रुपये में 1 केजी 1 ग्राम 1 रुपये में आता है, मैं 1000 ग्राम जो सामान है वो 1000 में लाया हूँ। असल में खेल ये है। तो ये कितने में खरीदा भाई उसने, 850 रुपये में, और आपको कितने में बेच डाला, 1020 में। कितने का प्रॉफिट हो गया भाई, 150 170 का। किस पर, 850 पर। प्रतिशत में बदलना है, गुणा कर दोगे 100, 17 से काटा 5 बार, 5 का डिवीजन कर दोगे तो यहाँ पर फाइनली जो रिजल्ट है वो अपना क्या निकल के आएगा, 20%। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा सा एग्जाम की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, देखो डिसऑनेस्ट सेलर के अंदर ये वाले जो सवाल हैं जो एग्जाम के अंदर आप देखते हो, प्रीवियस ईयर के अंदर जितने भी सवाल पूछे गए हैं किसी भी एग्जाम में अगर आप देखते हो तो इनका स्तर तो सिंपल है। कुछ सवाल क्या है, लोगों ने मनगढ़ंत बना लिए। मनगढ़ंत जहां भी सवाल बना लिए हैं उनको सोल्व करना थोड़ा सा चैलेंजिंग मामला होता है। हालांकि हो जाते हैं लेकिन आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की नीड है। अब समस्या ये है कि कोई स्टूडेंट टाइम निकालना नहीं चाह रहा है और वो सीधे सीधे क्या करना चाह रहा है कि सर कोई ट्रिक सिखा दो जो हर सवाल पर अप्लाई हो। हर सवाल पर ट्रिक अप्लाई नहीं होगी और वो काम वाहियात है। बात को अंडरस्टैंड करो। एग्जाम में कैसे डील करते, क्या मानना है, 1 रुपये में 1 ग्राम सामान आता है, 1 केजी सामान दुकानदार, मतलब 1000 ग्राम सामान दुकानदार क्या करता है, 1000 रुपये में खरीद के लाता है। ये उसकी कॉस्ट है। उसने इसको 20% बढ़ा दिया, 1200 लिख दिए, उस पर डिस्काउंट दे दिया 15%, 15 गुणा 12 180, 180 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1020 रुपये। दुकानदार ने सामान को बेचा 1020 में। दिखाया क्या था उसने, 1000 ग्राम, क्या कह के 1000 ग्राम में 1000 रुपये में खरीद के लाया हूँ, 1200 मैंने लिख दिए थे, 15% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। ये सामान अगर आपको चाहिए तो आप मुझे 1020 रुपये पकड़ाओ और 1 किलो राइस ले जाओ। आप एग्री हो गए, दुकानदार को 1020 रुपये दिए, सामान डाला, लेकर के चले गए। अब खेल क्या हुआ, आपको 1 केजी सामान ना दे करके कितना दिया, सिर्फ और सिर्फ 850 ग्राम। अब दुकानदार किस रेट में खरीद के लाया था,
1 ग्राम 1 रुपए का लाया तो वो 1 kg था, मान लो 150 ग्राम उसने अपनी दुकान में रखा हुआ है, आपको तो सिर्फ 800 ग्राम बेचा। कितने रुपए में खरीदा था? 850 में। कितने का प्रॉफिट हुआ भाई? 850 रुपए का सामान 1020 में बेच दिया, 170 का लाभ 850 पर। 1/5 बन रहा है, 1/5 की वैल्यू आपकी होती है 20%। तो असल में देखा जाए ये सवाल ऐसे करने होते हैं। क्लियर? और जो एग्जाम में आप देखते हो सवाल कि 20% खरीदते 20% बेचते टाइम बेईमानी करता है, तो वो वाला सवाल थोड़ा बहुत आप मान सकते हो कि समझने में, उसमें हालांकि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तो उसका रिजल्ट तो बड़ा ही सिंपल आता है 44%। जब वजन के अंदर बेईमानी की जाती है खरीदते और बेचते टाइम, तो वो एक अलग से बात ध्यान रख लो। अमूमन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि पढ़ाते टाइम इस पर्टिकुलर सवाल को जब समझाते हैं तो बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं। ठीक है, बाकी ये जो सवाल जितने भी आपको दिख रहे हैं इनमें तो कोई स्ट्रेस लेने वाली बात है ही नहीं। ये तो सीधे सीधे कुछ भी बातों को अज्यूम करो और तुरंत के तुरंत आप इनको डील कर दो। एक सवाल फिर से देखना, उसी पैटर्न का अपना इनइक्विलिटी का सवाल। अगेन आपके पास यहाँ पर टाइम है 30 सेकेंड का, जल्दी से अटेम्प्ट कर दो। कुछ ही देर पहले आपको ये कंप्लीट करवाया था। चलिए भाई देखना जरा क्या हमने समझा था यहाँ पर थोड़ी देर पहले। 3 गुणा 2 6 आएगा। फैक्टर क्या करने हैं? 3 और 2, 3 + 2 5, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 6 भी तो निकल के आना चाहिए, तो दोनों फैक्टर आपको प्लस के करने हैं। पी की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी? तो ध्यान से बात को समझना। पी की वैल्यू जब आप निकालोगे, एक फैक्टर 3 है, एक 2 है, साइन चेंज कर दोगे तो कितना आ जाएगा? -3 और -2। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात और आपको सिखाई जा चुकी है कि जब भी कभी यहाँ पर स्क्वायर की टर्म के साथ मल्टीपल इन्वॉल्व हो जाता है तो इसका क्या लगता है? डिवीजन। तो इसमें आपको डिवीजन भी करना था, ये आ गया। तो फाइनली पी की जो वैल्यू निकल के आई है वो चलो पड़ी रहने दो। अब हम लोग निकाल लेते हैं क्यू की वैल्यू। क्यू की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो देखना जरा, 4 के 2 फैक्टर करने हैं आपको कि मल्टीप्लाई 4 आ जाए, और यहाँ इस 4 की वजह से तो फैक्टर क्या होंगे? 2 और 2। साइन चेंज कर दोगे तो कितना आ जाएगा? -2 और -2। अब बात को अंडरस्टैंड करना, ये वाली जो वैल्यू है आपकी ये किसको बताती है? -1.5। ये वैल्यू -1। जब लाइन के ऊपर आप इनको ड्रॉ करते हैं तो ये आपका 0 है। राइट में जाओगे तो वैल्यू प्लस की होती है, लेफ्ट में जाओगे तो -1 आएगा, फिर आपका -2 आएगा। तो Q तो आपका यहाँ बैठा हुआ है। P की बात करें तो P की वैल्यू -1, एक वैल्यू तो यहाँ है, एक यहाँ है। तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि जो P की वैल्यू है वो ग्रेटर देन किससे है? आपकी Q से। P आपका ग्रेटर देन है Q से, तो ये आप रिजल्ट लिख सकते हैं। नीचे जो नंबर्स की लाइन है वो बनाने की नीड थी नहीं, क्योंकि वही है, थ्योरी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। यहाँ तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, एग्जाम के हिसाब से कोई और नई बात निकलती हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो उनको डील करने के तरीके सारे हम यहाँ सीखते हैं। एक बार थ्योरी का सेक्शन आपने कंप्लीट कर लिया है तो इन सवालों में आपको कुछ भी नहीं लगेगा, और ये सबसे ज़्यादा टाइम बचाएंगे, क्योंकि अभी भी बच्चे क्या करते हैं, इनको स्कूल में जो मेथड था आपका उसी तरीके से डील करते हैं। चलिए भाई 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, क्वेश्चन को जल्दी से डील करो। चलिए भाई देखना इसने आपको क्या कहा यहाँ पर कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य उनके महत्तम समापवर्त्य का 25 गुना है।
एलसीएम जो है आपका वो क्या कह रहा है, एचसीएफ का 25 टाइम्स है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 16,900 है तो उनका लघुत्तम समापवर्ती। क्या सीख चुके हैं हम? एक सिंपल सी बात सीख चुके हैं कि पहले नंबर को अगर आप दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कब लागू होता है? जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो नंबर होते हैं। पहले नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कंक्लूजन क्या निकलेगा आपका, एलसीएम इनटू में एचसीएफ का कंक्लूजन। ये एक इम्पोर्टेंट बात है, इसका प्रूफ हम लोग देख चुके हैं थ्योरी के अंदर। तो यहाँ पर आप क्या करते, फिर सीधे सीधे देखो, कुछ चीज़ें आपको माननी थी। अगर आप यहाँ पर एचसीएफ को x मानते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 टाइम्स 25x। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि मैंने एचसीएफ x माना, एलसीएम मेरा 25x हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई, कंक्लूजन क्या बनाएगा, पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर। इसका रिजल्ट आपको दे रखा, ये लिख दिया। चलो एक काम की बात और सीखना, यहाँ पर कटिंग के अंदर सीखने को मिलेगी। देखो 25 का ऐसे डिवीजन करोगे तो थोड़ा चैलेंजिंग होगा। इस नंबर को ऐसे समझो, 169 इंटू में 100 है तो 100 से काटोगे तो गुणा में कितना बचेगा, 169 के 4। ये एक काम की बात है। अब ये क्या है, सवालों में आती है तभी इनको बताना संभव है, इनकी कोई अलग से क्लास नहीं बनाई जा सकती है कि देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे वो करेंगे। 25 का अगर आप इसमें डिवीजन करते, ये आपका टाइम किल कर देता। आपने सिर्फ इतना रीड किया कि 2 जीरो हैं तो 169 इंटू में 100 इसको रीड कर लो, 25 से इसको काट दो, 4 आ जाएगा। तो इन फ्यूचर एक बार आपने सीख लिया, एक या दो सवालों में अगर आपने अप्लाई कर लिया तो आप श्योर हो गए कि भाई ऐसी जो कैलकुलेशन आप सीधे सीधे डील कर देंगे। क्योंकि कटिंग करने में इसके अंदर क्या होगा, 7-8 सेकंड लगेंगे। एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट कर दोगे तो यहाँ पर आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी। आपने क्या किया है, यहाँ से यहाँ जाते टाइम अंडर रूट किया है। 169 का कितना आ गया, 13, और इसका कितना आ जाएगा, 2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भी, 26। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है लघुत्तम समापवर्ती कितना है, जो कि क्या आपका 25x। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 25 से, 25 गुणा में 6 आपका 150, 50 और 15 कैरी आपके पास 65। तो यहाँ से आपका जो फाइनली रिजल्ट निकल के आया वो कितना है, 650। कैसे हुआ, क्या हुआ, एक बार इस बात को अंडरस्टैंड जरूर करना। ये जिस बच्चे को बात समझ में आ गई है कि इसको बनाया कैसे गया है, तो एलसीएम एचसीएफ के अंदर जो थोड़े चैलेंजिंग लेवल के सवाल होते हैं आपके, उनको भी आप इजी वे में डील कर सकते हैं। उम्मीद है आपको बात अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं, देखना जरा। 30 सेकंड का टाइम है, मतलब 30 सेकंड जैसा सवाल है नहीं, ये 10-15 सेकंड में ही हो जाना चाहिए। चलो भाई, इतना ही टाइम मिलेगा इसमें, ये कुछ खास सवाल था नहीं। देखो क्या कहा, 8 महिलाएं 12 घंटे काम करते 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकती हैं। प्रतिदिन 2 घंटे काम करके 30 दिनों में कितनी महिलाएं उस काम को पूरा करेंगी। जो आपने पीछे सवाल देखे होंगे इस सीरीज के अंदर, उनमें मैंने आपको एक बात अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की थी कि मैन 1 टाइम 1 इफिशियंसी 1 अपॉन में क्या लिखा जाता है आपका, वर्क 1। और ऐसे ही फिर यही रिलेशन आपका मैन 2 टाइम 2 इफिशियंसी 2 अपॉन में क्या लिखा जाएगा, इनका वर्क 2, ये लिखा जाता है। जब भी कभी आपका वर्क एक ही जैसा हो दोनों ही केसेस के अंदर, तो वर्क 1 वर्क 2 से, ये सॉरी वर्क 1 है, वर्क 1 आपका वर्क 2 से कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक, फिर देखना, अगर पहले महिलाएं हैं बाद में भी महिलाएं हैं, या फिर पहले पुरुष काम कर रहे हैं बाद में भी पुरुष काम कर रहे हैं, तो जायज़ सी बात है उनकी क्षमता भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो वो लिखने की नीड नहीं होती। हाँ, अगर ऐसा कह सकता है कि बाद में जिन महिलाओं ने काम किया उनकी इफिशियंसी पहली वाली महिलाओं से 20% ज़्यादा है, तो उस केस में आपको लिखना पड़ेगा, बाकी नीड नहीं है। टाइम जरूरी नहीं है कि सीधे सीधे एक ही तरीके से मिले। टाइम जैसे हर रोज 10 घंटे काम किया, 3 दिन का टाइम कितना होगा, 3 गुणा में 10। तो अगर आपको
आवर्स के अलावा डेज भी दे रखे हैं, तो पूरा टाइम लिखने के लिए आवर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, डेज से। ठीक, इतनी सी इसकी थ्योरी होती है इस पैटर्न की, बाकी कुछ था नहीं। 8 महिलाएं हैं, 12 घंटे काम करती हैं, कितने दिनों तक, 20 दिनों तक। ये टोटल टाइम, ये नंबर ऑफ पर्सन्स। प्रतिदिन 2 घंटे काम करते हुए काम को 30 दिन में खत्म करना है, कितनी महिलाएं उसको चाहिए, कितनी महिलाओं की नीड होगी, तो आप कह देंगे x की। सोल्व कर लो भाई, 1 0 और 2, ये खत्म, 0 से 0, 2 से 2 खत्म, 3 कैंसिल आउट करोगे 4 बार, 8 4 आपका कितना आ गया, 32, और ये वैल्यू आपकी क्या निकल के आ गई यहाँ से, x की। मेरे ख्याल से इस सवाल में किसी बच्चे को कन्फ्यूजन नहीं होगा, फिर भी जो काम की बात थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। चलो भाई, आपके सामने जल्दी से इस सवाल को करो, 30 सेकंड का टाइम है। अच्छा सवाल है ये वाला। चलिए भाई स्टॉप कर दीजिए। देखो क्या है, 3 चीजें आपके पास होती हैं, 3 चीजें होती हैं आपके पास। एक आपके पास होती है मीडियन, बात को समझ लो, मीडियन या फिर जिसे हिंदी में कहा जाता है माध्यिका। एक आपके पास मीडियन होती है, एक आपके पास होता है मोड, जिसे कहा जाता है हिंदी के अंदर बहुलक। तीसरी बात आपके पास होती है मीन, मीन कह लो या फिर माध्य कह लो। ये आपके पास 3 टर्म्स होती हैं। अब मैं तीनों को एक बार रिवाइज करवा देता हूं, ध्यान से समझना। मीन या जो आपका माध्य है वो असल में देखा जाए आपका क्या होता है, ये आपका असल में देखा जाए एवरेज या फिर औसत होता है। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। मीन या जो माध्य होता है वो असल में जैसे आप एवरेज निकालते हो सेम टू सेम वही होता है, ठीक है। मीडियन क्या होती है, मीडियन आपका होती है पोजिशनल एवरेज, स्थिति के हिसाब से जो औसत आता है वो। अगर पोजीशन शब्द इसने काम में ले लिया, इसका मतलब डेटा ऐसे तो नहीं लिखा जाएगा, कोई तरीका होगा लिखने का। तो डेटा को या तो आप असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए या आरोही क्रम में लिखो, या फिर उसे डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए या फिर अवरोही क्रम में लिखो। इसके हिसाब से अगर आपने क्या किया, डेटा को मान लो असेंडिंग, हम लोग जनरली क्या करते हैं बढ़ते हुए क्रम में वैल्यूज बढ़ते हुए लिख ली, उनमें जो सबसे बीच के अंदर आएगा उसी को मीडियन कहा जाएगा, ये पोजिशनल एवरेज है। और मोड क्या है भाई, आपका मोड है जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, ऐसा डेटा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो उसे क्या कहा जाता है, मोड या फिर आपका बहुलक। देखते ही इसको फाइंड करना एकदम आसान है, ये वेरी इजी टास्क है, ठीक है। ये आपका इजी कंसीडर कर सकते हो, ये हल्का फुल्का डिफिकल्ट है। रीजन क्या है, इसके लिए डेटा को फिर से अरेंज करना पड़ता है, इसमें डेटा लिखने की नीड नहीं है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है उसको देखो, देखते ही रिजल्ट बता सकते हो। इसमें क्या होगा, एडिशन करना है, बस एडिशन कर लोगे तो स्क्रीन पर डेटा देख करके भी कर सकते हो। चलिए यहां तक आपको बात क्लियर हो गई कि मीन हम लोग किसे कहते हैं, मीडियन किसे कहते हैं, मोड किसे कहेंगे। तो देखना यहां पर माध्य का पहले मीडियन बतानी है फिर मोड बताना है। तो यहां से ऑब्जर्व करोगे तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वो आपका क्या हो गया, मोड। मोड की वैल्यू यहां से हमारे पास कितनी निकल के आ गई है भाई, मोड की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई है यहां से 7। अब मीडियन चाहिए तो क्या करोगे, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, 7 7 7 आ गया। उसके बाद और बड़ा नंबर कितना है, 10 16 17 21, 10 16 17 और 21। उसके बाद इसने क्या कहा, 22 और 54, 22 एंड 54। तो कुल मिलाकर के 3 2 5 2 7 2 9 आपके पास वैल्यूज हो चुकी हैं। तो आप ऐसा करो, 4 वैल्यूज को इधर रख दो, 4 वैल्यूज को इधर रख दो। अब जो सबसे बीच के अंदर बचा है यही आपका क्या निकल के आ चुका है, मीडियन।
ये आपका यहाँ पर हो गया मीडियन या फिर माध्यिका। तो करेक्ट रिजल्ट कितना होगा अपना 16 और 7 लिखा जा सकता है। चलो एक काम की बात और सुन लो, यहाँ पर मान लो एक डेटा और होता, यहाँ पर मैं 60 और लिख देता हूँ, तो उस केस में हमारी मीडियन क्या होती है, उस केस के अंदर हमारी मीडियन क्या होती है, इस बात को अंडरस्टैंड करना। कुछ बेसिक बातें हैं, इनको अंडरस्टैंड करना। देखो अगर ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट होता है जब आपके पास यहाँ पर टोटल कितनी वैल्यू हो गई, 9 पहले थी 10 हो गई, तो इसका मतलब 3 और 2 5 आपने इधर रख ली, 3 और 2 5 आपने इधर रख ली। अब बीच में तो कुछ बचा ही नहीं, तो क्या करोगे बीच के अंदर, यहाँ और यहाँ ये जो दो डेटा दे रखे हैं इनका एवरेज लिखना होता है बस। तो यहाँ वाला 16 है, यहाँ राइट वाला 17 है, दोनों का डिवीजन करोगे 7 6 13, 33 में डिवीजन किया तो कितना आ जाएगा 16.5 लिखा जा सकता है। इस पर्टिकुलर सवाल को डील करने का एक तरीका और भी हो सकता था कि इसको जब आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि मोड जो है वो सीधे सीधे क्या होगा 7 होगा, तो 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही खत्म हो गए। मैं इसी सवाल पर चर्चा कर रहा हूँ। मीडियन की बात करें तो आपको पता है 7 7 7 पहले लिखोगे, फिर 10 16 इस हिसाब से, तो ये बात तय हो गई कि बचे हुए 2 ऑप्शन में सी ऑप्शन में मीडियन को 7 बता रहा है, तो मीडियन 7 थोड़ा ना होगी, ये तो 3 ही वैल्यू है, पहले रखी जाएंगी उसके आगे कुछ और, तो इसकी वजह से ये आंसर भी आपका गलत हो गया। तो फाइनली करेक्ट रिजल्ट जो होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा। ये भी एक अप्रोच होती है क्वेश्चंस को डील करने की, ठीक है। खैर तरीका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को डील करने का तरीका क्या है। चलिए भाई अगला सवाल है, आपके पास टाइम है 30 सेकंड का, जल्दी से आप इसको अटेम्प्ट कर लें। चलिए भाई टाइम कंप्लीट। बात को देखना क्या कहा, कार ए और बी की गति, कार ए और बी की स्पीड का रेशियो 4:3 रेशियो है, 4:3 है। कार ए 12 घंटे में 480 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 900 किलोमीटर की दूरी तय करने में कार बी द्वारा लिया गया टाइम। कैटेगरी इस पर्टिकुलर सवाल की जो है वो क्या होगी आपकी, वेरी इजी लिखा जा सकता है। देखना जरा यहाँ पर देखो, पहली कार ने क्या किया, कार ए 12 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 480 12 घंटे में, तो यहाँ पर क्या हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक मिनट, ये तो वैसा ही चल रहा है, देखो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई पहले की स्पीड। रेशियो में किसको बता रही है, 4 को, तो रेशियो में जो दूसरी स्पीड है वो कितने को बताएगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा को। दूरी कितनी तय करनी है, 900, स्पीड कितनी है आपकी 30 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से कैंसिल आउट किया तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 30 घंटे। ये तो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका कि सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड की, उसके हिसाब से इसको आपने डील किया। अब दूसरी बात सुनना कि इसे एग्जाम में कैसे डील करते, फिर एग्जाम में इस पर्टिकुलर सवाल को डील करने का तरीका, 12 घंटे में 480 में 12 का डिवीजन किया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 4 को बताता है, 30 3 को बताएगा, तो इसका मतलब 900 किलोमीटर की दूरी 30 की स्पीड से कवर करने में टाइम कितना लगेगा, 30 घंटे। तो ये जो सवाल था फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि आप इसे माइंड में डील कर सकते थे, आपको पेन तक यहाँ पर टच करने की नीड नहीं थी। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखना अभी अभी आपको ये सवाल बताया है इसी टाइप का, तो स्पीड से करेंगे इस सवाल को। 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से आप इसे अटेम्प्ट कर दें। चलिए भाई टाइम कंप्लीट हो गया है, ध्यान से बात को समझना।
एक दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है, ग्राहक को 20% की छूट देता है। सामान बेचने के समय वह 1 केजी के बजाय 900 ग्राम के वजन का उपयोग करता है। लेन देन में उसका समग्र लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या मानना है? 1 किलो ना मान करके 1000 ग्राम मानना है। कॉस्ट प्राइस क्या बताई थी अभी थोड़ी देर पहले? 1 रुपये में 1 ग्राम। ठीक, तो इसका मतलब दुकानदार ने क्या किया, सामान 1000 रुपये का खरीदा, उसके ऊपर 1000 का जो सामान उसने खरीदा है इस पर रेट उसने क्या की 20% 25% बढ़ा के कितनी लिख दी 1250। इस पर डिस्काउंट कर दिया उसने 20 का, 20% का डिस्काउंट। 125 को डबल करोगे 250। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितनी आ गई उसकी 1000 रुपये। कि जब भी कभी आप दुकान में ये सामान खरीदने जाओगे तो दुकान वाला कहेगा देखो बिल 1000 रुपये में 1000 ग्राम लेकर आया था, मैंने इस पर 1250 रुपये लिखे थे, फिर मैं डिस्काउंट दे करके इस सामान को उसी रेट पर बेच रहा हूँ जिस पर मैंने खरीदा था। आप उसकी बातों में आ गए, आपने भी सोच लिया अरे जिस रेट पर खरीदा था उसी पर ही तो बेच रहा है तो खरीद लेते हैं, फायदे का सौदा है। आपने उसको 1000 रुपये दिए। अब उसने क्या कलाकारी की, आपको 1 केजी सामान ना दिए देकर, 1 केजी नहीं दिया आपको उसने सामान कितना दिया, सिर्फ 900 ग्राम। और 900 ग्राम वो कितने रुपए में खरीद के लाया था, 900 रुपये में। तो असल में 900 ग्राम सामान को खरीदा और बेचा गया। खरीदा कितने में था 900 में, बेच कितने में दिया 1000 में। 100 रुपये का प्रॉफिट किस पर, 900 रुपये पर। 1/9 की वैल्यू 11.11 होती है या 1/9% होती है। एग्जाम में इस पर्टिकुलर सवाल को क्या इतना डिटेल में करने की नीड थी? समझ लिया हमने सारी की सारी बातों को। सीधे सीधे क्या करते, 1000 25% बढ़ा दो, 20% वापस ले आओ, चीज़ें वही आ जाती हैं। ये मामला है परसेंटेज का। एसएससी के लिए जो परसेंटेज चला था उसमें ऐसे कई सारे मैंने सवाल किए थे, बीच बीच में बताया था 25% बढ़ाते ही वापस 20% का डिक्रीज, क्योंकि काम क्या कर रहे हो, 4 से 5 गए, वापस 5 से 4 आना है, 1 की कमी 5 पर 20% को बताती है। तो एक तो काम ये हो गया कि असल में देखा जाए तो 1250 लिखा है, लेकिन जैसे डिस्काउंट दोगे वो माइंड में कैलकुलेट कर लो, वैसे कोई समस्या है नहीं, 1000 पर आ जाओगे। 1000 रुपये ले लिए कस्टमर से, सामान कितना दिया 900 ग्राम, 900 ग्राम आया कितने का 900 रुपये का। कितने का लाभ भाई 100 का, किस पर 900 पर। 100/900 1/9 क्या निकल के आ गया, जिस हिसाब से ऑप्शन दिए उस हिसाब से आपका करेक्ट रिजल्ट ये आ गया, लिखा जा सकता है। चलो भाई, तो ये छोटे छोटे सुधार हैं जो आपको औरों से अलग बनाते हैं। देखना जरा, लैंग्वेज को रीड करो। आपके पास अगेन टाइम है 25 सेकंड का। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखो इसने क्या कहा, एक त्रिकोण, एक त्रिभुज में, त्रिकोण का मतलब ये शुद्ध हिंदी कुछ अजीब ही टाइप का ट्रांसलेशन कर देते हैं, लेकिन एग्जाम में भी ऐसा मिल जाता है, जरूरी नहीं हमेशा ही त्रिभुजी मिले, त्रिकोण भी मिल जाता है। एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, अन्य 2 भुजाओं की लंबाई का अंतर 1 सेंटीमीटर है। त्रिकोण की परिधि, त्रिकोण की परिधि ऐसे मान लो कि परिधि 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल का पता लगाएं। टोटल कितना है 90। एक साइड इसमें कितने की है भाई 9 सेंटीमीटर की, तो यहाँ कितना बचा 81 बचा। 81 के 2 टुकड़े करने हैं, एक का डिफरेंस करके, तो एक तो पहले किसी एक को पकड़ा दो, बचा कितना 80, उसके 2 बराबर टुकड़े कर दो, तो 40 और 41 ये हो गया 40 एंड 41। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या करना होगा, या तो आपको ये पता चल जाए कि 9 40 41 जो है वो आपका एक क्या बनता है ट्रिपलेट, ठीक है भाई। ट्रिपलेट का पता बन गया तो 9 गुणा 40 360/2 तो रिजल्ट 180 हो जाएगा। नहीं पता चल रहा है तो क्या करो, हीरोज फॉर्मूला जिंदाबाद। तो यहाँ हीरोज फॉर्मूला लगाओगे। हीरोज फॉर्मूला क्या है, एस फिर इंटू में एस माइनस ए, इंटू में आपका एस माइनस बी, इंटू में आपका एस माइनस सी, ये लिखा जाता है। एस क्या है आपकी सेमी पेरीमीटर,
तो सीधे सीधे आप डील करते भाई सेमी पेरीमीटर 90 का आधा कितना हो गया 45। एग्जाम में देखो डील करने का ये तरीका होता है ऐसे सवालों को, ये फॉर्मूला नहीं लिखना था, सीधे सीधे किस पर आ जाओ, 45 है सेमी पेरीमीटर, 45 में से 41 चला गया क्योंकि तीनों भुजाओं को लेस करना है, 4 बचा, 40 गया, 5 बचा, 9 चला गया तो कितना बचा 36। अब थोड़ा सा दिमाग लगा लो, 36 की वजह से बाहर 6 आ गया, इसको देखो 9 गुणा 5, ये 5 और इसका 5 मिलकर के बाहर 5 आ गया, यहाँ 9 है और ये 4 है, 36 की वजह से 6 आ गया, तो 6 गुणा 5 30 और ये रिजल्ट क्या दे देगा आपका 180 लिखा जा सकता है। तो ये सिंपल सी बात थी, इस सवाल में वैसे कोई दम वाली बात नहीं थी। सीरीज अगर आप कंटिन्यूअस देख रहे हैं तो मैंने आपको ऐसे कई सारे सवाल पहले भी करवा दिए हैं। तो चलिए भाई आज का सेशन अपना यहीं तक रखते हैं इस सीरीज का, और इनकी पीडीएफ के लिए जो स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको टेलीग्राम के चैनल बताए थे उसके ऊपर आप चले जाएं। एक बार के लिए मैं बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखना आपको पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएंगी और इस लगभग 7 से 8 दिनों के बाद क्या होगा, हम प्रिंटेबल फॉर्म के अंदर आपको पीडीएफ दे देंगे। देखना ये अपना टेलीग्राम का चैनल है वासु स्टडी IQ नाम से, यहाँ पर आपको क्लासेस के लिंक और पीडीएफ मिलते हैं, यहाँ पर आप अपने एग्ज़ाम रिलेटेड डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है, क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह हैं वो वैसे ही आप सीधे सीधे यहाँ सेंड कर दें, उनका समाधान मिल जाएगा आपको। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। आपको ये सेशन कैसे लगते हैं एटलीस्ट अपने सजेशन ज़रूर रखें। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एटलीस्ट लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट भी ज़रूर करें और हो सके तो इनको शेयर कर दें। इनको ना शेयर करें तो एटलीस्ट जो पीडीएफ आपको दी जाती हैं जिनमें क्लासेस के लिंक होते हैं उनको आप ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर आपका दिन रात सब मंगलमय हो, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।